कांग्रेस के सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक गौरव पांधी ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार की कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम या खून का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरव पांधी ने आरटीआई के जवाब के हवाले से ये दावा किया है। Now there is this conversation going around on Covaxin based on an RTI response by the government of India that it consists cow calf serums. स्वास्थ्य मंत्रालय ने गौरव पांधी के आरोपों को खारिज किया और सीरम के इस्तेमाल की सही जानकारी दी। कोवैक्सीन की संरचना के संबंध में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है। इन पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग केवल वीरो सेल्स को तैयार करने के लिए किया जाता है। वायरल वृद्धि की प्रक्रिया में वीरो सेल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, विकसित वायरस मर जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं होता है और बछड़े का सीरम अंतिम वैक्सीन उत्पाद का एक घटक नहीं है। जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, कोविड का वैक्सीन है, उसको लेकर जिस प्रकार का भ्रम आज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके प्रवक्ता ने फैलाया है, ये महापाप है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का वैक्सीन पर दुष्प्रचार फैलाना पाप से कम नहीं है। ट्विटर के खिलाफ देश में पहली बार एफआईआर दर्ज होने के बाद सरकार ने उसे आखिरी चेतावनी दी। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर की कानूनी सुरक्षा वापस ले ली गई है, यानी ट्विटर पर केस चल सकेंगे। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर को बहुत मौके दिए, अब वो इसका हकदार नहीं है। उत्तर प्रदेश की घटना में ट्विटर की मनमानी दिखी है। ट्विटर हमेशा तथ्यों की जांच पर अति उत्साही रहा है। गलत सूचनाओं से लड़ने में ट्विटर की नाकामी साबित हुई है। देश में रहकर देश के कानून की अनदेखी नहीं चल सकती है। इससे पहले बुजुर्ग की पिटाई को लेकर सोशल मीडिया के जरिए दो समुदायों में नफरत बढ़ाने और दंगे भड़काने की साजिश के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों पर गाजियाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोपियों में ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन के अलावा 3 स्वतंत्र पत्रकार, एक न्यूज वेबसाइट और कांग्रेस के 3 नेता शामिल हैं। यदि कोई मैलिफाइड इंटेंशन से अपने इरादे को पूरा करना चाहेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हम लोगों की तैयारी है। यूपी पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस के स्पष्टीकरण के बावजूद अपने ट्वीट डिलीट नहीं किए थे, बल्कि इसे शेयर कर रहे थे। ट्विटर पर आरोप है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल होने दिया और अफवाहें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। घटना को लेकर कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था। बिना तथ्य को जाने राहुल गांधी जैसे नेता, जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैसे ट्वीट कर दिया? लेकिन कांग्रेस ने राहुल को सही ठहराने की कोशिश की। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने झूठी खबर शेयर करने पर सफाई देने की बजाय सरकार पर ट्विटर को और लोगों की अभिव्यक्ति को दबाने का आरोप लगाया। अमेरिका में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर कानून है, लेकिन अमेरिका में भारतीय कंपनियां इसके दायरे में नहीं आती। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि दूसरे देशों में भारतीय कंपनियां भी वहां के कानून मानती हैं। ट्विटर को भी यहां का कानून मानना होगा। ट्विटर ने बयान दिया, हम आईटी मंत्रालय से जल्द ही पूरी प्रक्रिया को साझा करेंगे। हमने अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी बरकरार रखा है। नए दिशा निर्देशों के पालन की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर जवाब देने के लिए ट्विटर को 18 जून को शाम 4 बजे संसदीय समिति में पेश होना है। लोक जनशक्ति पार्टी का झगड़ा बढ़ गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति पारस का संसदीय दल का नेता बनना असंवैधानिक है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ 2 परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। दिल्ली से पटना पहुंचे पशुपति पारस ने चिराग पासवान को तानाशाह कहा और दावा किया कि उनके साथ पार्टी के लोग हैं, इसलिए उनकी एलजेपी ही असली है। अब हम कह रहे हैं कि लोजपा हमारी है। अब कोर्ट फैसला करेगा। क्या कोर्ट में जिसके पास में बहुमत होगा उसको मानेगा। हारा हुआ जुआरी कोर्ट जाता है, जीता हुआ जुआरी कोर्ट नहीं जाता। इससे पहले दिन में आज चिराग पासवान के घर के बाहर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने समर्थन के नारे लगाए, जबकि पशुपति पारस के घर के बाहर विरोध में नारेबाजी हुई। पशुपति पारस को आज पटना में विरोध का सामना करना पड़ा। चिराग समर्थकों ने उन्हें काले झंडे दिखाए।
कल पारस गुट ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बीच चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बिहार एलजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस से गठबंधन से इनकार किया है। जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ छोटे दलों से गठबंधन होगा। समाजवादी पार्टी किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। जो छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की उन लोगों को अपने साथ लिया जाए और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्हीं छोटे दलों से मिलकर के लड़ेंगे। कई विधायकों को बीएसपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर मायावती ने ट्वीट कर हमला किया है। मायावती ने लिखा, जग जाहिर तौर पर सपा का चाल, चरित्र व चेहरा हमेशा ही दलित विरोधी रहा है, जिसमें थोड़ा भी सुधार के लिए वह कतई तैयार नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने मायावती के हमले का जवाब नहीं दिया और कहा कि उनका लक्ष्य बीजेपी को हराना है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इस बीच यूपी सरकार ने आज निगमों और बोर्ड्स के खाली पदों को भरना शुरू कर दिया। डॉक्टर रामबाबू हरित को SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और SC/ST आयोग में 15 सदस्यों को भी नामित किया गया। बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से उनके भाषण को लेकर आज कोलकाता पुलिस ने पूछताछ की। आज मिथुन का जन्मदिन है, वो कोलकाता में नहीं थे। पुलिस ने उनसे 45 मिनट वर्चुअली पूछताछ की। 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिगेड परेड ग्राउंड रैली में मिथुन ने कुछ फिल्मी संवाद बोले थे। उन्होंने कहा था, मारबो एक ने लाश पोरबे शुशाने, यानी तुम्हें मारूंगा तो लाश शमशान में गिरेगी, और एक चोबोले चाबी, यानी सांप के एक दंश से तुम फोटो में कैद हो जाओगे। मिथुन के बयान को भड़काऊ बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की अर्जी खारिज करते हुए मिथुन को जांच में सहयोग करने को कहा था। वहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज दिल्ली के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित 5वें वीवा टेक सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल है, निवेशक यहां आए और निवेश करें। Our nation is home to one of the world's largest startup ecosystems. India offers what innovators and investors need. प्रधानमंत्री मोदी वीवा टेक में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वीवा टेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है। साल 2016 से ही हर साल फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाता रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.